ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्मास प्रिंसिपल अप्लाई करके ये पता लगाया था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, लाइट हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में लाइट हमेशा बेंड करेगी। ठीक है, ठीक किस तरह से बेंड करेगी? ठीक इसी तरह से बेंड करेगी कि ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में लाइट इंटरफेस पर इसी तरह से बेंड करेगी। ठीक है, कि बेंड करने में ठीक है किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ठीक है, उस एंगल का साइन, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, दूसरे मीडियम में लाइट जैसे एंटर कर रही है तो दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम में ये जो लाइट रे है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल का मतलब है दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उस नॉर्मल के साथ दूसरे मीडियम में लाइट रे कितना एंगल बना रही है उसका साइन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहले मीडियम में लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है उसका साइन मल्टीप्लाइड बाय पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रोडक्ट हमेशा सेम है। ठीक है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करके एंटर करेगी। लाइट अपनी मर्जी से किसी भी पाथ को फॉलो करके दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती है। दूसरे मीडियम में जाने के लिए उसे स्नेल्स लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। इस स्नेल्स लॉ का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, देख सकते हो। लेट अस से मान लो पहला मीडियम जो है ना वो मान लो रेयरर मीडियम, ठीक है, और दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम है। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, किसी भी मीडियम में स्नेल्स लॉ कहता है किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ठीक है, और उस मीडियम में लाइट रे की जो पाथ है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है उसका साइन देखो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो स्नेल्स लॉ का कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, तो तुम सोचोगे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थी, ठीक है, बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गई है। ठीक है, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रही है तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए ये साइन थीटा और थीटा डिक्रीज करना पड़ेगा। और थीटा डिक्रीज होने का मतलब है कि लाइट रे हमेशा नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी। ठीक है, रेयर से डेंसर जाएंगे, एंगल डिक्रीज करेगा, लाइट रे हम बोलेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। इसी का उल्टा अगर हम डेंसर से रेयर एंटर कर रहे हैं, मान लो इस बार μ1 ज्यादा है, ठीक है, पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, तो हम पहले मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करते हैं और इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रही है, मान लो इस बार μ1 ठीक है ज्यादा है, μ2 कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रही है, तो स्नेल्स लॉ कहता है ऐसे लाइट रे मान लो इंसिडेंट हुई और इस बार μ2 ज्यादा है, सॉरी μ1 ज्यादा है, ठीक है, और μ2 कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रही है, तो स्नेल्स लॉ कहता है इनका प्रोडक्ट सेम होने के लिए ठीक है साइन थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी एंगल इंक्रीज होना पड़ेगा। एंगल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इस बार जो लाइट रे है, ठीक है, नेचुरल पाथ तो लाइट रे की यूं रहती है, वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करके आगे जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं करता। मीडियम चेंज कर रहा है तो चेंज करने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि डिक्रीज की है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल बढ़ेगा। एंगल बढ़ने का मतलब है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, वो किस तरह से जाएगी, ठीक है, वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, फिर से देख लो, मैं कह रहा हूँ कि
ये ठीक है मीडियम का इंटरफेस है, ठीक है। पहले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, पहले केस में लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है और दूसरे केस में लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है। ठीक है, लाइट रे कुछ इनिशियल पाथ लाइट रे का यूं है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन, ठीक है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल दैट दिस लाइट रे मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। पहले केस में स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रही है, एंगल डिक्रीज करेगा, मतलब लाइट से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना चाहिए, तो लाइट से कुछ ऐसे, ठीक है। और यही रिजल्ट तुम इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते थे कि क्योंकि सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सेकेंड मीडियम में लाइट स्लोली ट्रैवल करेगी, और स्लोली ट्रैवल करने का मतलब है लाइट चाहेगी मिनिमम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए सेकेंड मीडियम में कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करे, और कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब है लाइट रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो लाइट रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहती सेकेंड मीडियम में तो वो कुछ ऐसे जाती, ठीक है। उसी तरह से दूसरे केस में हम बोलेंगे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार सेकेंड मीडियम की इंक्रीज कर रही है, अच्छा मैंने दोनों में सेम बना दिया, सॉरी। दूसरे केस में हम पहले डेंसर मीडियम में और बाद में रेयर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। तो डेंसर से रेयर जाने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रही है, तो एंगल इंक्रीज करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग एंगल इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर, ये एंगल आर है, ये एंगल आई। और इसी चीज को तुम इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते थे क्योंकि सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कम होने का मतलब है ऑप्टिकली रेयर है, ऑप्टिकली रेयर होने का मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो लाइट चाहिए यहाँ पे ज्यादा टाइम, ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो लाइट इसीलिए ऐसे बेंड होगी। अगर सीधी आएगी ना तो वो जल्दी से मीडियम को क्रॉस कर पाएगी, और ऐसे एंगल ज्यादा एंगल पर जाएगी तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगी, ठीक है। ओके, ये सब तो ये स्नेल्स लॉ हो गया, बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। अब इसके आगे चल के हम एक एक करके अलग अलग केस लेते हैं। रिफ्लेक्शन में भी हमने स्टार्ट किया था लाइट रे की पाथ से, तो लाइट रे की पाथ से रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, पूछा जाए कि मान लो दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे दी गई हैं, ठीक है, ये दोनों मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे दी गई हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट अस से लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, ठीक है, मान लो इस केस में रेयर से डेंसर जा रही है लाइट रे, लेट अस से ये वैक्यूम है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, let us say the refractive index of second medium is say n, ठीक है, कि दूसरे मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है, ठीक, ये डेंसर मीडियम ही होगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना वो तो लाइट रे की पाथ से रिलेटेड होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज नहीं है, बस लाइट रे की पाथ तुम्हें बतानी है कि किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक सिंपल सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सिर्फ एक मीडियम से को क्रॉस करने के बाद एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन हम निकाल सकते हैं। लेट अस से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो आई है, ठीक है। नेचुरल पाथ इसकी कुछ यूं होती, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज मतलब एंगल डिक्रीज स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो एंगल डिक्रीज करने का मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है।
तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे की जो पाथ है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, और एंगल, ये एंगल अगर आई है, ठीक है, ये एंगल आर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा। अंडरस्टूड है कि जो नेचुरल पाथ थी लाइट रे की, वो ये वाली पाथ थी, ठीक है। इससे कितने एंगल से लाइट रे बेंड कर गई है, ठीक है, वो ऑब्वियस है, ये एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू कितनी है, हम लिखेंगे आई माइनस आर, ठीक है। ऑब्वियसली आर की वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं होगी, आई की वैल्यू गिवन होगी, आर की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके। हम लिखेंगे पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो वैक्यूम है, वो 1, और पहले मीडियम में साइन ऑफ एंगल वो साइन आई, दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n है, और दूसरे मीडियम में साइन ऑफ एंगल साइन आर, ठीक है। इससे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कितनी आएगी तुम देख सकते हो, आर की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स, ठीक है, ऑफ साइन आई अपॉन एन। तो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा केस पूछा जाता है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, अगर आई की वैल्यू बहुत छोटी है, तो उस केस में ये जो स्नेल्स लॉ है ना, इसको देखो, स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन आई और साइन आर जो है ना, आई और आर के इक्वल हो जाएंगे। तो जो स्नेल्स लॉ है ना, वो होगा आई इक्वल्स एन आर, एन का मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आई अपॉन एन, ठीक है। तो डिविएशन की वैल्यू उस केस में, अगर स्मॉल एंगल्स है तो ये लिखेंगे आई माइनस आई अपॉन एन, तो ये वैल्यू लिखेंगे आई 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है। ठीक, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल का मतलब समझ लो, मतलब ये जो लाइट है ना, वो नॉर्मल के बिल्कुल क्लोज है इस तरह से, ठीक है। उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। पाथ से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, ये भी पॉपुलर था, अभी है कि नहीं पता नहीं। इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं कि मान लो ये पहला मीडियम दिया गया, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा मीडियम दिया गया, उसके बाद ये थर्ड मीडियम है, ठीक, और ये फोर्थ मीडियम भी है, ठीक है, ठीक है। बहुत लाइट लाइट मीडियम, ये हमारा पहला मीडियम है, ठीक है, और फिर ये हमारा दूसरा मीडियम है, ठीक है, और उसके बाद ये तीसरा मीडियम है, ठीक है, तीसरा मीडियम है, ठीक है, और उसके बाद ये चौथा मीडियम है, ठीक है। ऐसा कौन सा मीडियम है, इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लाइट को ना किसी भी एंगल से सेंड करते हैं, ये मान लो n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, ठीक, अलग अलग मीडियम बता दिया गया। ये स्टार्टिंग में हम एयर से चल रहे हैं, एयर अनलेस मेंशन नहीं किया गया है एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माननी है, और एयर को भी वैक्यूम की तरह ही ऑप्टिकली, एयर में भी एज्यूम करना है कि लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट वैक्यूम के इक्वल होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट इस तरह से सेंड कर दी गई है, लेटेस्ट से कुछ इस तरह से। क्वेश्चन में कहा गया है फाइनल एंगल ऑफ डिविएशन बताओ, जब ये 1 2 3 4, मान लो इसके बाद ये कोई ग्लास है, फिर उसके बाद ये वाटर है, उसके बाद कोई ऑयल है,
ठीक है, फिर कोई दूसरी ऑयल है, अलग अलग मीडियम्स हम बना दिए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि इन सारी मीडियम्स की जो बाउंड्री है ना वो बिल्कुल पैरेलल है। ठीक, ये सारी सारी जो बाउंड्री है ये पैरेलल है, इनका इंटरफेस पैरेलल है। ठीक है, अब पूछा गया कि फाइनल लाइट रे के लिए एंगल ऑफ डिविएशन बताओ। ठीक है, जब ये लाइट रे दोबारा एयर में चली जाएगी या किसी भी इसमें से किसी बीच में n3 में पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। ठीक, कितने किस डायरेक्शन में ये लाइट रे n3 के अंदर ट्रैवल कर रही होगी। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके। ठीक है, जैसे ही रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है, लाइट रे की पाथ बतानी है तो उसके लिए हमारे पास स्नेल्स लॉ है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले मान लो n1 डेंसर है, तो अगर n1 डेंसर है तो क्या होगा, लाइट रे क्या करेगी, डेंसर का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब एंगल कम, तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरे मीडियम पे इंटरफेस, दूसरे मीडियम पे, ठीक है, इंसिडेंट होगी। ठीक, ये एंगल ठीक है सेम होगा, या इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल के साथ ना ये लाइट रे सेम एंगल बना रही होगी। ठीक है, अंडरस्टूड है। ठीक है, हमें ये एंगल नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइट रे, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। एक तरीका है सॉल्व करने का, पहले ये वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके वैक्यूम और n1 के बीच में, फिर n1 n2 के बीच में। ठीक है, n2 के अंदर क्या एंगल बनेगा, n2 के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते, फिर तीसरे के लिए चौथे, सारे इंटरफेसेस पर तुम अलग अलग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे पहले पाथ थोड़ा प्रेडिक्ट करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो n1 से n2 जा रही है, रेयर से डेंसर नहीं जा रही इस बार, नहीं इस बार भी रेयर से डेंसर जा रहे हैं मान लो, तो लाइट और ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हम n2 से n3 जा रहे हैं, मान लो n3 रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम मान लो डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो कुछ लाइट रे की जो पाथ है वो कुछ यूं हो जाएगी। ठीक है, और फिर और फिर डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो लाइट रे की जो पाथ है वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तुम चाहो तो इन सब एंगल्स को ना इनका नाम भी रख सकते हो। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ क्योंकि छोटी जगह है। यहाँ पर जो एंगल, इसको θ2 मान सकते हो, इसको θ1 मान सकते हो, इसको θ4 मान सकते हो, और ये जो एंगल बन रहा है इसको आर। ठीक है, वैसे ये आई की इक्वल ही है ना, सॉरी आई की इक्वल कैसे हो। हाँ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हर एक मीडियम में तुम्हें अलग अलग स्नेल्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट सेम रहता है, तो स्टार्टिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, एंगल आई के इक्वल है, फाइनली भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। अगर म्यू की वैल्यू भी सेम है, म्यू की वैल्यू दोनों मीडियम की सेम है, तो थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। तो स्टार्टिंग में जितने एंगल पर लाइट रे ट्रेवल कर रही थी, बिल्कुल सेम एंगल पे ना लाइट रे एग्जिट भी करेगी। 30 डिग्री पे चल रही थी, 30 डिग्री पे एग्जिट करेगी। और सेम एंगल पर एग्जिट करने का मतलब तुम्हें पता है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों लाइट रे बिल्कुल पैरेलल होगी। ये जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ये वाली लाइट रे भी ट्रैवल करेगी। फाइनली ये लाइट रे पैरेलली बाहर निकलेगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बीच में किसी मीडियम में क्या एंगल होगा, तो सिर्फ उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन थीटा, और वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ आई।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब कुछ इस तरह का, इसको बड़ा बना देते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। और और कहा जा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर स्लैब पे हम एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हमें दी गई है, वो पता नहीं है। नहीं, वो बता दी गई है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सॉरी, ये एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्वेश्चन में गिवन है, और स्लैब की थिकनेस भी बताई गई है। ठीक है, स्लैब की जो थिकनेस है टी के इक्वल है, स्मॉल टी। ठीक है, अब अब हमें बताना है कि ऑब्वियसली अगर हम इस रेक्टेंगुलर स्लैब के ऊपर कोई भी एक लाइट रे, मान लो लेजर बीम ऐसे सेंड करते हो, कोई भी लाइट रे इसके टॉप फेस पर हम इंसिडेंट कराएंगे, तो ये लाइट रे मीडियम में एंटर करेगी। रेयर से डेंसर जाने का मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो मान लो वो जो डायरेक्शन है कुछ यूं बेंड होगी। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा सेकेंड मीडियम पे, सेकेंड इंटरफेस पे लाइट रे मीडियम चेंज कर रही है, तो लाइट रे दोबारा बेंड होगी, लेकिन इस बार किधर बेंड होगी? स्नेल्स लॉ कहता है रेयर मीडियम में जाना है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ यूं बेंड हो जाएगी। ठीक है, लाइट रे कुछ यूं बेंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फाइनली जो लाइट रे, ठीक है, बाहर आएगी, उसकी डायरेक्शन और इंसिडेंट लाइट रे की जो डायरेक्शन है, ये दोनों पैरेलल ही होनी, ये दोनों डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल होनी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से तो पता ही है। ऐसे भी तुम स्नेल्स लॉ अप्लाई करके सोच सकते हो कि फाइनल मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गई है, तो एंगल कैसे अलग होगा? क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है लैटरल डिविएशन कितना होगा। ठीक है, लैटरल डिविएशन, लैटरल डिविएशन का मतलब है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से अगर हम लोग, ठीक है, फाइनल रे की डायरेक्शन का पता लगाएं, तो वो तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शंस बिल्कुल, ठीक है, सेम है, पैरेलल है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है और ये जो लाइट रे की डायरेक्शन है, ये इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल है। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड अंडरस्टूड है। तो लैटरल डिविएशन का मतलब है जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट है ना, उससे कितने अमाउंट से ये पैरेलली शिफ्ट हो गई, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इसको हम बोल रहे हैं लैटरल डिविएशन। ठीक है, ट्राई करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग? हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, साइड में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम है कि हम ये इंटरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि बिना नॉर्मल के हम एंगल कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, एंगल्स की वैल्यूज भी लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में, ये वैल्यू आई दी गई है, और ये वाला जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं आर। ठीक है, और ये एंगल भी आर होगा, ठीक, और ये एंगल आई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है? लैटरल डिवीजन कैलकुलेट करना है, तो उसका नाम भी कुछ रख लेते हैं, इन पॉइंट्स का कुछ नाम रख लेते हैं। ये पॉइंट ए है,
ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, लैटरल डेविएशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकाला जाए, ठीक है, कॉमन सेंस में सोचते हैं लैटरल डेविएशन का मतलब क्या, ये वाली डिस्टेंस। कि मैं इसे रफ अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे क्या, ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम सोचेंगे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये राइट ट्रायंगल देखना पड़ेगा। इस राइट ट्रायंगल में तो हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में ये वाली डिस्टेंस गिवन है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, हमें ये वाली डिस्टेंस गिवन है, तो हम सोचेंगे अगर इस राइट ट्रायंगल में से ये वाली डिस्टेंस गिवन है, एंगल पता है, तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी, इस राइट ट्रायंगल में आकर के ये वाली डिस्टेंस भी निकल जाएगी। ठीक, क्या करने का टारगेट है, समझ में आ रहा है? तो हम एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और लैटरल डेविएशन का मतलब बी पॉइंट से इनिशियल लाइट रे के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ठीक है, और ये जो ऑलरेडी ये लाइन है ना, इसको हम नॉर्मल को बढ़ा करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब देख करके बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी, कि ये जो पॉइंट है इसका नाम अगर हम लोग ये तो बी रखी दिया है, तो नहीं, इसको बी रख देते हैं हम, ये सीक्वेंस में रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें ए बी की वैल्यू पता है, सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, तुम लोग अब एक एक करके राइट ट्राइंगल्स देख करके बताओ। राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हम पहले, हमें ए सी कैलकुलेट करना है, ए सी पता चल जाएगा तो दूसरे ट्राइंगल में सी डी पता चल जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हमें ए बी पता है, ए सी चाहिए, तो हम ए बी और ए सी का रेशियो लेते हैं। हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, की वैल्यू कितनी होगी, वैसे तो मुझे डायरेक्टली लिखनी चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये वैल्यू होगी कॉस आर के। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ये वैल्यू होगी कॉस आर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हमें पता चल गई, ये वैल्यू हो गई ए बी, ए बी का मतलब टी अपॉन कॉस आर। ठीक है, अब उसी तरह से इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, ए सी इस बार पता है हमें और सी डी निकालना, तो इसमें एंगल कौन सा पता है, यहाँ पर तो ये आर, ये वाला एंगल पता है। इस वाले राइट ट्राइंगल को देखो, इस राइट ट्राइंगल में कौन सा एंगल पता है, इस राइट ट्राइंगल में हमें एंगल पता है ये वाला, ये एंगल है, तुम देख सकते हो आई माइनस आर की, क्योंकि ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल आई है, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, और टोटल में से आर हटा दिया तो एंगल आई माइनस आर आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं इस आई माइनस आर एंगल के लिए, ये तो हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, इस बार हमें रेशियो लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन ए सी, ये वैल्यू होगी साइन आई माइनस आर, और सी डी की वैल्यू जो कि एंगल ऑफ डेविएशन है, वो वैल्यू आ जाएगी ए सी टाइम्स साइन आई माइनस आर, और साइन आई माइनस आर की, सॉरी, ए सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस। ठीक है, अब इसको हम और आगे साइन आई सिंप्लीफाई, माइनस आर कैसे, हाँ, आई इस राइट माइनस आर ट्रायंगल को कैसे होगी? देखो। ठीक है, समझ आ गया, ये जो एंगल है ये आई माइनस आर है ना, तो पहले इस वाली लाइन को मत देखो। ठीक है, तुम बोलो कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे ना। यस सर। ठीक है, ये तो टोटल एंगल आई है, तो अब ये एंगल आई है टोटल, और इसमें से ये आर अगर हटा देंगे तो कौन सा, ये एंगल आई माइनस आर ही तो होगा।
ये आर है, ये टोटल एंगल आई है, ठीक है। तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये आई माइनस आर है। और इस राइट ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि इस एंगल आई माइनस आर के लिए सी डी परपेंडिकुलर है और ए डी बेस है, ठीक है। ठीक है, तो सी डी परपेंडिकुलर ए सी हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन आई माइनस आर, ठीक है। ये आया समझ आशय? यस सर, आया। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, यही डेविएशन की वैल्यू है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि साइन आई माइनस आर को साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आर, ठीक है। साइन आई इस तरह से लिख सकते हो, फिर कॉस आर से डिवाइड करके ये वैल्यू साइन आई माइनस कॉस आई टेन आर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में बोला जाता है कि ये जो एंगल्स है वो बहुत स्मॉल है, मतलब ऑलमोस्ट मैं वर्टिकली इंसिडेंट कर रहा हूँ, सॉरी वर्टिकली नहीं, ऑलमोस्ट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा हूँ। तो अगर एंगल स्मॉल है तो उस केस में साइन आई माइनस आर के इक्वल हो जाएगा और कॉस आर की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल एंगल्स के लिए तुम्हें पता है कि साइन की वैल्यू tan की वैल्यू एंगल की इक्वल होती है और कॉस की वैल्यू 1 की इक्वल होती है। अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो हम लिखेंगे सी डी, ठीक है, और ये इक्वल होगा डिविएशन के, और इसकी वैल्यू आएगी टी आई माइनस आर की इक्वल स्मॉल एंगल के लिए। और यहाँ पे आई पता है, टी तो गिवन है, आई पता है, लेकिन आर नहीं गिवन है। तो आर कैलकुलेट करने के लिए हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? 1 साइन आई म्यू साइन आर के इक्वल, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके लिखेंगे। तो इसको साइड में लिख देते हैं, म्यू स्मॉल एंगल के लिए आई इक्वल्स म्यू आर। तो तुम्हें इससे डिविएशन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। सब प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन, तो ये आई अपॉन म्यू। वैसे पिछले केस में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ही आ रहा है, ठीक, बस इसमें एक्स्ट्रा टी आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन, मतलब जो डेविएशन हमने निकाला था ना, आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, उसमें टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें लैटरल डिवीजन पता चल गया। ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो एंगल है ना, ये और कुछ नहीं डेल्टा है, ठीक है, यही डेविएशन था। तो इसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ऑलमोस्ट टी के इक्वल होगी स्मॉल एंगल के अकॉर्डिंग। तो डेविएशन, ठीक है, टाइम्स, मतलब ये वाली डिस्टेंस टाइम्स ये एंगल, ठीक है, तो वो ये लैटरल डेविएशन की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जा सकते हैं, तो वो तुम आसानी से स्नेल्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। रही बात क्या इसका रिजल्ट याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से याद रखना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली लैटरल डिवीजन वाले मेमोरी बेस्ड नहीं आने चाहिए। और अगर आ जाते हैं 1% चांस है अगर आ जाए, तो तुम 1 मिनट में ना इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ज्योमेट्री अप्लाई करके डिवीजन निकाल सकते हो, ठीक, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही रिजल्ट्स याद रहने चाहिए जो बार बार यूज होंगे, ठीक है, और वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, तो उनको अलग से तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये लाइट रे के पाथ वाला जो पॉइंट है वो 2-3 एग्जांपल ले लिए, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइट रे की पाथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके। हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में प्रॉपर्ली स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, सॉल्व करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी चीज पूछी जाएगी
स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद हम पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज वाले पॉइंट पर। ठीक है, इसके पहले एक छोटा सा एक और पार्ट आता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग सीधा ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन पर अब चलते हैं, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। इतना तो हमें पता चल गया है कि जब भी लाइट रे, ठीक है, मीडियम चेंज करेगी तो लाइट रे का पाथ चेंज होगा। अगर लाइट रे का पाथ चेंज होगा तो 100% ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, अगर लाइट रे सीधी जा रही है ऑब्जेक्ट से तब तो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा ऑब्जर्वर को दिखेगा, लेकिन ये लाइट रे जब भी बेंड करेगी ना, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी दिखेगी। कि वो कहाँ पर दिखेगी, कैसी दिखेगी, वो अलग पॉइंट है, लेकिन जब भी लाइट रे अपने पाथ को चेंज करेगी तो इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, और हम सबसे, ठीक है, रिफ्रैक्शन में सबसे सिंपलेस्ट केस, सबसे पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, सरफेस तो बोलोगे सरफेस तो हमेशा प्लेन ही होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, सरफेस कर्व्ड भी हो सकता है, सरफेस हो सकता है। मान लो तुम, ठीक है, मान लो तुम क्या करते हो, ठीक है, ये ग्लास है इधर, ठीक है, इसका जो सरफेस है ना ऐसा बनाते हो, ठीक है, बना सकते हैं ना, ये 3D में इमेजिन करो, ठीक है, इस तरह का सरफेस इमेजिन करो, ऐसा है, ठीक है, इधर ग्लास है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो लाइट रे हम इंसिडेंट कराते हैं इसके ऊपर, ठीक है, लाइट रे का पाथ कैसा होगा, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर नॉर्मल क्या है। ठीक है, और अलग अलग पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होगी। जो भी नॉर्मल होगी ना, वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे और हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ही यहाँ पर आएगी। तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर रेयर इंसिडेंस है कुछ इस तरह से रिफ्रैक्टेड लाइट रे की पाथ होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से रिफ्रैक्टेड लाइट रे की पाथ होगी। तो मेरा कहने का मतलब कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो इंटरफेस हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि इंटरफेस हमेशा प्लेन सरफेस ही हो, इंटरफेस कैसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग फॉर द टाइम में रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की वजह से ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पर बनेगी हमें पता लगाना है। ठीक है, तो लेट अस से ये ऊपर वाला जो मीडियम है, लेट अस से दिस इज मीडियम 1, ठीक है, और इसमें ये मान लो, ठीक है, ये मान लो एयर मीडियम, ठीक है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। अभी तुम ये सॉल्व तो करेंगे हम किसी भी जनरल दो मीडियम्स के लिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मान लो ऐसा अज्यूम करो कि मान लो ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे जो मीडियम है, लेट अस से दिस मीडियम इज वाटर। ठीक है, और इसमें से किसी भी मीडियम में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। कहाँ पर रखना चाहिए, ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। कि मैं ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ ना जो कि तुम प्रैक्टिकली थोड़ा एसोसिएट कर पाओ, रिलेट कर पाओ। ये तुम्हारे पास मान लो कोई ऐसा बीकर है, ठीक है, इसके अंदर तुमने पानी डाल दिया है, ठीक है, और इसके अंदर कोई कॉइन चला गया है, ठीक, और इस कॉइन को तुम ऊपर से देख रहे हो, ठीक, पानी के बाहर से कॉइन को देखना चाहते हो। ये तो श्योर है कि सीधी लाइट से तो आएगी नहीं, बेंड होके आएगी। अब तुम इस कॉइन को कहाँ पर देखोगे, अगर ये पानी नहीं है तब तो जहां पर कॉइन रखा है, ठीक है, वहीं पर कॉइन रखा हो तुम्हें दिखेगा भी। लेकिन अगर इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है, तो ये लाइट जैसे ही, ठीक है, मीडियम चेंज करेगी, बेंड करेगी। किधर बेंड करेगी, कैसे बेंड करेगी बाद में देखेंगे। लेकिन बेंड करने की वजह से कॉइन की जो एपरेंट पोजीशन है वो कहीं और
दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो हम पता लगाना चाहते हैं हम पता लगाना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी। लेट अस से यहाँ पर हम कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, और हमारा जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, लेट अस से हमारा जो ऑब्जर्वर है वो मीडियम 1 में है, मीडियम 2 में ऑब्जेक्ट है और मीडियम 1 में हमारा ऑब्जर्वर है, इस तरह से। और ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे पता लगाएंगे, बताओ। अच्छा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के केस में एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन के केस में जब भी इमेज बनती थी ना, जब हम मिरर लेते थे, मान लो ये स्फेरिकल मिरर ही लिया, ठीक है, और इसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और यहाँ से लाइट रे यूं गई, यहाँ आई, लाइट रे यूं गई, यहाँ आई, सॉरी यहाँ आई, और इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से ये सारी लाइट रेज ना यहाँ से यहाँ तक हर जगह मिरर पे फॉल हो रही होंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो ऑब्जर्वर है ना यहाँ पर है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, ठीक, उसे ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है आंखों में, तो हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख पाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा बेंड करके, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, टर्न करके इमेज को भी देख सकता है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा हो रहा था, सेम मीडियम में दोनों ऑब्जेक्ट इमेज थे। रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा हो रहा था कि साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को भी देखेगा, ठीक, और इमेज को भी देखेगा। ठीक, अगर वो इमेज की तरफ, ठीक है, देखने की कोशिश करेगा तो उसे लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से भी आ रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से भी आ रही है। ठीक है, पूरे मिरर से इस रेंज में ना, इस रेंज में ऑब्जर्वर लाई करेगा तो उसे इमेज दिखाई देगी। तो अगर यहाँ पर है ना ऑब्जर्वर, तो ये लाइट एक्चुअली, ठीक है, इमेज से निकल करके, ठीक है, ऑब्जर्वर के पास जाएंगी और ऑब्जर्वर को रियल इमेज इस पॉइंट पर दिखेगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के केस में साइमल्टेनियसली जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को भी देख रहा था, इमेज को भी देख रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा, वो अब ऑब्वियस है। तुम सोचो कि हमारा ऑब्जर्वर अगर पानी में है ना, ठीक, अगर हमारा ऑब्जर्वर पानी में है तो ये लाइट से सीधा ऑब्जर्वर के पास आएंगी। ठीक है, और अगर पानी के अंदर से ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देखने की कोशिश करे, उसको एक ही ऑब्जेक्ट वहीं पर दिखेगा, इसकी इमेज बनेगी, लेकिन उस इमेज को ये ऑब्जर्वर नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट लाइन फॉलो करके इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली ये लाइट रेज ऑब्जर्वर तक जाएंगे बिना बेंड हुए। ठीक है, अब ये लाइट रेज जो ऊपर जा रही होंगी ना, तुम गेस कर सकते हो ये ऊपर जा रही होंगी तो क्या हो रहा होगा, बताओ। ठीक, जैसे इंटरफेस पे पहुंचेगी, अब इस बार लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, और डेंसर से रेयर जाने का क्या मतलब है, बताओ। डेंसर से रेयर का क्या मतलब है, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो हो सकता है इसकी जो ऑब्जर्वर जो बाहर है वो इसकी इमेज कहीं और देख ले। ठीक है, यहाँ पर उससे इमेज बन, यहाँ पर इमेज दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को 100% दूसरे मीडियम में लाई करना पड़ेगा, और दूसरे मीडियम में जो ऑब्जर्वर है ना, वो ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकता, वो सिर्फ इमेज को ही देखेगा। वो वाटर के अंदर देखने की कोशिश करेगा, उसे उसकी इमेज दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट लाइट रेज ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी ही नहीं। ठीक है, क्या क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर उसी मीडियम में ऑब्जर्वर आकर के ऑब्जेक्ट को दिखता है तो ऑब्जेक्ट वहीं पर ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। लेकिन अगर दूसरे मीडियम में रह करके ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ देखने की कोशिश करेगा तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी।
हम यही पता लगाना चाहते हैं कि इमेज कहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है। अब ये इमेज कहाँ पर बनेगी वो मैं पहले से, ठीक है, इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, बिल्कुल जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया, राइट अबव इट। ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर आ करके हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑब्जर्वर यहाँ से भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा तो भी इधर से लाइट से निकल करके ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट से निकल करके ऐसे बेंड होकर के ऑब्जर्वर की आईज में जाएंगी, तो उसकी इमेज कहीं पर बनाएगा। ठीक है, लेकिन हम इन केसेस के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी नहीं पता कर रहे। ठीक है, हम ऐसे केस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है, बताना चाहते हैं जिसमें कि हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर आकर के ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जर्वर है तो उसके लिए रे डायग्राम अलग बनेगी, उसके लिए इमेज की पोजीशन अलग आ सकती है। ठीक है, हम श्योर होकर के नहीं कह सकते। हम बताना चाहते हैं कि जब हमारा ऑब्जर्वर बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, राइट अबव द ऑब्जेक्ट, ठीक, उस टाइम में हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर देख रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे पता लगाएंगे इमेज? इमेज की पोजीशन पता लगानी है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करके रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रे डायग्राम बना दिया। अब रे डायग्राम बनाने के बाद पहले रे डायग्राम बना करके इमेज की पोजीशन पता लगाते हैं। रे डायग्राम बनाने के बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्योमेट्री यूज करके हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस को रिलेट करते हैं, और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स को भी रिलेट कर सकते हैं। अब ये प्लेन सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन है, तो तुम देखोगे यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेन मिरर के केस में हम लोग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर करते थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट वाली रिलेशनशिप को यूज करने की बजाय प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन के केस में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करते हैं। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी ना कोऑर्डिनेट्स का भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला प्रेफर करें, क्योंकि वो ज्यादा आसान हो। ठीक है, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाते हैं तो इसमें से कोई भी दो लाइट रे ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रे निकालेंगे और उन दो लाइट रे को स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्ट कराएंगे, और रिफ्रैक्ट कराने के बाद जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है वो जहां पर मीट करेंगे वही हमारी इमेज होगी। यही होगी स्ट्रैटेजी हमारी। दो लाइट रे कौन कौन सी लेनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहली लाइट रे तो, ठीक है, तुम लोग गेस कर सकते हो। मैं ऐसी लाइट ले रहा हूँ जो कि बिल्कुल नॉर्मली इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है। तो स्नेल्स लॉ क्या था? आई जीरो होगा। स्नेल्स लॉ क्या है? ठीक है, स्नेल्स लॉ है म्यू कॉस थीटा इक्वल 0। ठीक है, सॉरी, म्यू कॉस थीटा इक्वल्स, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, दिमाग घूम गया। म्यू वन साइन थीटा वन, ठीक है, म्यू टू साइन थीटा टू, या इसको आर लिखो, इसको आई लिखो, इसको आर लिखो। ये आई है, ये आर है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आई जीरो होगा ना तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो आर भी जीरो होगा। ठीक, अगर कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी इंटरफेस पर तब तो वो नॉर्मली ही जाएगी। ठीक है, तो ये पहली लाइट हमने जानबूझ करके इसीलिए नॉर्मल वाली ले ली, क्योंकि इसको ड्रॉ करना सबसे आसान। अब इसके अलावा हमें बस एक और लाइट रे पता चल जाए जिसके लिए रिफ्रैक्टेड लाइट रे हम ड्रॉ कर पाए, तो हम इमेज की भी पोजीशन का पता लगा लें। सिंपल है। तो कोई एक और लाइट रे लेनी पड़ेगी। तो हालांकि जो दूसरी लाइट रे है ना वो बहुत ही नैरो, बहुत ही पास है बिल्कुल, ठीक, कुछ इस तरह से, और फिर ऐसे करके अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस तरह से बेंड कर दिया, ठीक, कुछ इस तरह से। ये लाइट रेज बहुत नैरो है। ठीक है, अब हमें यहीं पे ना दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे पता चल गई, और इसको एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पर ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट करेंगी वो हमारी इमेज हो जाएगी। हम दो ही लाइट रेज ड्रॉ करें, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज है, वो सारी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम देख सकते हो कि अगर हम सच में, ठीक है,
ये लाइट रेज एक्चुअली जितनी नैरो है उतनी ही नैरो ड्रॉ भी करेंगे ना तो फिगर बिल्कुल अनक्लियर हो जाएगी। तो हम ड्रॉ इसको क्लैरिटी के लिए थोड़ा ड्रॉ हम ऐसे दूर कर रहे हैं कि, लेकिन तुम्हें इमेजिन यही करना है कि लाइट रेज बहुत नैरो है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, पॉइंट समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि हम जानबूझ करके थोड़ा दूर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ लाइट रे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरी लाइट से कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें इमेजिन यही करना है कि वो जो नैरो वाली लाइट से ड्रॉ की थी ना वही लाइट से, कि बस इसको समझ लो जूम करके देख। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और रे डायग्राम बनाने में हम बोलते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट से यहाँ पर लाइट रे जो एंगल बना रही है आई है, ये वाला एंगल आर होगा। क्योंकि डेंसर से, इस एग्जांपल में हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ2 और साइन आई, और ये इक्वल होगा μ1 साइन आर। ठीक है, रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो अभी फ्रॉम नॉर्मल लाइट रे बेंड होगी। ये हमने रिफ्रैक्टेड लाइट रे का पाथ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जो है रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हमें पता चल गई, तो इमेज कहाँ पर आएगी? रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को जहां पर मीट करेंगी तो जो ऑब्जर्वर है ना उसे ऐसा लगेगा कि जो लाइट रेज है ना इस पॉइंट से आ रही। ठीक है, मैंने 2 लाइट रेज ड्रॉ किए, फिर से बार बार याद दिला रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बीम ऑफ लाइट रेज है और ये सारी ना ऑलमोस्ट इसी पॉइंट से आती हुई ऑब्जर्वर को दिखेंगी। ठीक है, ऐसे लगेगा यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ना इस तरह से, ठीक, उसे ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं यहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, ओके। अब ये आई की पोजीशन कहाँ पर होगी, कैसे पता लगाएंगे? रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया, अब हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योमेट्री यूज करेंगे। सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। ये पॉइंट्स क्या क्या है, ये ए है, इसको ए लिख देते हैं, आई ओ, और इस पॉइंट को लिख देते हैं बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ए ओ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ए आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यही करना है ना, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, ए आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए ओ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें ये वाली डिस्टेंस गिवन है, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो क्या स्ट्रैटेजी यूज की जाए? तो हम सोचेंगे अगर हमें क्वेश्चन में ये वाली डिस्टेंस गिवन है, तो इसको मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, गिवन है तो लिख देना ही चाहिए। ठीक है, वेट किस लिए करें? ठीक है, कि हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, लेकिन हम ना इसको ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली रखा गया है, और इमेज जहां पर बनती है उसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जर्वर जब पानी के अंदर देख रहा है तो उसे सिर्फ ये इमेज दिख रही है। ठीक है, उसे लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं एक्चुअली यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये वाली जो डेप्थ है इसको हम बोल रहे हैं एपरेंट। ठीक है, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ की वैल्यू पता है, एपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालनी है। तो हम सोचें कैसे निकालेंगे? ये वाली जो डिस्टेंस है ये गिवन है, और ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। चलो एंगल्स वगैरह क्या क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप पता है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल आई है, और ये जो एंगल है ये एंगल आर। ठीक है, आई और आर हमें पता है, आई और आर की वैल्यू पता है। तो हम सोचेंगे कि इस वाले ट्राइंगल में
हमें बेस पता है, अगर हम इसको यूज करके ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ए बी पता चल गया, ए बी पता चल गया। अभी जो दूसरा ट्राइंगल है ना, इसमें ए बी पता है, तो एपरेंट डेप्थ की भी वैल्यू पता चल जाएगी। गलत कर रहा हूं? बताओ, यही करना चाहिए ना। ठीक है, हमें ये बेस की वैल्यू पता है, दूसरे वाले ट्राइंगल में बेस की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों ट्राइंगल्स के लिए परपेंडिकुलर सेम है, ठीक है, तो हम लोग पहले वाले ट्राइंगल में ना ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाली वैल्यू पता चल गई, और जैसे ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी, इस ए बी को यूज करके हम इस दूसरे ट्राइंगल में से ए आई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तुम्हें खुद से सोचना है क्या मेथड, ये इकलौता मेथड नहीं है, और भी अलग तरीके से तुम ज्योमेट्री अप्लाई करके दोनों को रिलेट कर सकते हो, लेकिन ये सिंपलेस्ट तरीका है। ठीक है, तो हम बोलेंगे राइट ट्राइंगल, ठीक है, हम लिखेंगे राइट ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। तुम लोगों ने मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, राइट ट्राइंगल, जब भी राइट ट्राइंगल लिखते हैं तो उसका जो बीच वाला लेटर होता है ना, वो राइट एंगल वाला कॉर्नर होता है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए, की वैल्यू होगी tan आई के इक्वल, ए बी की वैल्यू पता चली, इन ये वैल्यू पता चल गई। अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल आई ए बी, फिर से लिखेंगे ए बी अपॉन ए आई इक्वल्स tan आर, और ए आई की वैल्यू आएगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, tan आर, और ए बी की वैल्यू हम यहाँ से ऊपर वाले ये ए ओ tan आई अपॉन tan, ठीक है। ठीक है, तो ये ए आई हम लिख सकते हैं, ये है एपरेंट डेप्थ, ठीक है, या इसको ऐसा करना चाहिए था कि ए आई, चलो ठीक है, जो भी लिखा ठीक है। इसको लिख रहे हैं एक्चुअल डेप्थ, और ये tan आई अपॉन tan आर मल्टीप्लाइड बाई tan आई अपॉन tan आर। पहले ही बता चुका हूँ कि हमने जानबूझ करके अपना ऑब्जर्वर बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है, तो ऑब्जर्वर की आंखों में जो भी लाइट रे जाएगी वो बिल्कुल नैरो बीम ऑफ लाइट रे होगी, और वो स्मॉल एंगल ही बनाएगी। तो आई की वैल्यू, अगर ऑब्जर्वर दूर रहता ना, तब हम ऐसा नहीं मान सकते थे, ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे एंगल स्मॉल होंगे, और स्मॉल एंगल का मतलब tan आई अपॉन tan आर की वैल्यू जो होगी वो sin आई अपॉन sin आर की इक्वल होगी, और sin आई अपॉन sin आर की जो वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल एंगल sin आई अपॉन sin आर की जो वैल्यू है वो यहाँ से स्नेल्स लॉ से वो μ1 अपॉन μ2 के इक्वल लिख सकते हो। तो हमारे पास एपरेंट डेप्थ का रिजल्ट आएगा कि एपरेंट डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ, ये वैल्यू होती है, ठीक है, μ1 अपॉन μ2। अब जो भी रेशियो है इसको मैं लिख देता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बीम, और ये वो रिजल्ट है, ठीक है, जिसको यूज करके तुम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुम देख सकते हो रिजल्ट कितना सिंपल है। ये जो एक्चुअल और एपरेंट का जो रेशियो है ना, वो वही रेशियो है जो कि दोनों मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो है, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ और एक्चुअल, यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कई बार मान लो पानी के अंदर तुम हो और तुम एक बर्ड को देख लो, ठीक है, तो वहां पे एपरेंट
हाइट होगी और एक्चुअल हाइट होगी, तो हाइट एपरेंट और एक्चुअल डेप्थ हो या हाइट हो, एक ही बात है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये फॉर्मूला कहता है कि अगर प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसके नॉर्मल आकर के देख रहे हैं, तो एपरेंट अपॉन एक्चुअल का जो रेशियो होगा वो हमेशा मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के इक्वल होगा। ये तुम देख सकते हो, ये जो डिस्टेंसेस वाला, ये एपरेंट डेप्थ क्या है, ये डिस्टेंस है इंटरफेस से इमेज कितनी डिस्टेंस पर है। उसी तरह से डी एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल डेप्थ का क्या मतलब, एक्चुअल डेप्थ का मतलब है कि इंटरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, और डिस्टेंस का रिलेशनशिप इजी है याद रखना, तो हम इसी को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। रिलेशनशिप क्या कहता है कि हमेशा एपरेंट अपॉन एक्चुअल का जो रेशियो होगा, ठीक है, प्लेन सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एपरेंट अपॉन एक्चुअल का जो रेशियो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के इक्वल हो। अब इसमें तुम क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के इक्वल होगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ऊपर रखेंगे किसका नीचे रखेंगे, ये कैसे पता लगे। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का ऊपर रखना है किस मीडियम का नीचे रखना है, वो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, वो तुम डायरेक्टली बता सकते हो। मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ही लेकर के उसी में एग्जांपल की तरह तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये समझा देता हूँ, दोनों केसेस समझा देता हूँ। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ऐसे ही हम कोई भी रिफ्रैक्शन है प्लेन सरफेसेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस से मान लो हमें ऐसा कहा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर मान लो एयर में है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा वाटर। हमें बोला गया कि कोई ऐसी बीकर था, इसके अंदर हमने कॉइन रख दिया, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो एयर से कॉइन को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये कॉइन कॉइन के बारे में बता दिया गया कि ये कॉइन सरफेस से, ठीक है, 10 मीटर पर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस कॉइन की एपरेंट डेप्थ बताओ। ये ऑब्जर्वर कॉइन को 10 मीटर नीचे देखेगा सरफेस से या किसी और डिस्टेंस पर देखेगा, ऑब्वियसली किसी और डिस्टेंस पर देखेगा, कहाँ पर देखेगा, कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो हर बार एपरेंट पोजीशन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है ना, सबसे पहले एक एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, रे डायग्राम का, एक रफ रे डायग्राम ड्रॉ कर। ये हर बार ये काम करना पड़ेगा, तभी तुम फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे आसानी से, ठीक है, वरना तुम्हें रटना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। कि तो पहले तुम क्या करो ना, पहले ये पता लगाओ कि एक्चुअल ज्यादा होगा, एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होगी या एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी। कैसे पता चलेगा, रे डायग्राम बना करके। तुम बोलोगे कि यहाँ पर अगर हम सीधी लाइट है तो ऐसे ही जाती है, कि हर बार ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो ऐसा करना है। और एक लाइट रे ले लेते हैं, तो हमें पता है कि डेंसर से लाइट रे जो है रेयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, एंगल बढ़ेगा, मतलब कि नॉर्मल से अगर जैसे ही तुम ये लाइट ड्रॉ कर लोगे ना, इमीडिएटली तुम्हें पता चल जाएगा, इमीडिएटली तुम्हें पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल सॉरी एपरेंट डेप्थ जो आएगी ना, वो अब एक्चुअल से कम हो। इतना बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल कम है या एपरेंट कम है, पता चल गया। अब हम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का फॉर्मूला कहता है कि एपरेंट अपॉन एक्चुअल का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ऊपर रखेंगे किसका नीचे रखेंगे, तो तुम सोचोगे कि यहाँ पर हमें पहले से पता है कि ये जो एपरेंट है ना वो कम है और एक्चुअल ज्यादा है, मतलब ये जो रेशियो है ये 1 से कम है, कि एपरेंट अपॉन एक्चुअल की जो वैल्यू है वो 1 से कम आनी चाहिए। वो तभी कम आएगी जब न्यूमरेटर में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे यानी एयर का, और डिनोमिनेटर में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे वाटर का। मान लो कोई ऐसा केस आता जिसमें कि एपरेंट ज्यादा हो जाता और एक्चुअल कम हो जाता, वो भी हो सकता है, अभी दूसरे एग्जांपल में पता चल जाएगा। अगर एपरेंट ज्यादा होता एक्चुअल कम होती, तो इनका जो रेशियो होता 1 से ज्यादा होता। 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम दोनों में देखोगे किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसको ऊपर रखोगे,
और देखोगे दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी कम है, उसको नीचे रखोगे। ठीक है, सिंपल है। इसी को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 4/3। सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे एपरेंट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल तो हमें गिवन है 10 मीटर, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और ये वैल्यू आ रही है 7.5। मतलब ये कॉइन कहाँ पर दिखेगी पता है? सरफेस से ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी 7.5 मीटर होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सॉल्व कर लोगे? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें की। वैसे तो 2 क्वेश्चन मुझे लेने हैं, तुम लोग कहो तो दोनों क्वेश्चन लेकर के ये रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेसेस का जो इशू है उसको क्लोज, उसका जो चैप्टर है इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। ठीक है, क्या बोलते हो? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर भी चलो एयर वाटर ही ले लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर एक फिश है, ये पानी है, पानी के अंदर फिश है। ठीक है, और यहाँ पे एक बर्ड है। बर्ड इधर है। ठीक है, क्वेश्चन में बता दिया गया है ये जो ये ऊपर ये एयर मीडियम है और नीचे वाटर मीडियम है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.33 बता दी गई। और क्या बताया गया है? क्वेश्चन में बताया गया है कि वाटर के अंदर फिश एक्चुअली कितने डिस्टेंस पर है? ये 16 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बर्ड एयर में वाटर से 21 सेंटीमीटर। फिर क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ फिश। पहले तो यार फिश फ्रॉम द बर्ड, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? उधर 16 + 21, लेकिन फिश कितनी दूर है बर्ड से? ठीक है, ये बर्ड, बर्ड को फिश कितनी दूर दिखाई देगी खुद से? डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड एज सीन बाय, ठीक है चलो, एज सीन बाय फर्स्ट है, एज सीन बाय बर्ड, सेकेंड केस में एज सीन बाय फिश। फर्स्ट केस सॉल्व कर, ये सॉल्व करके आंसर बता।
इसको मैं कंप्लीट कर, अभी इसी को किया जाए। ठीक है, तुम ट्राई कर लो, फिर मैं आता हूँ। हाँ सॉल्व हुआ आशिक? क्या आ रहा है आंसर? दोनों का आंसर बताओ जल्दी जल्दी मुझे। इन सिचुएशंस में ऑब्जर्वर कौन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, ठीक, उससे डिसाइड होगा कि ठीक है इमेज कहाँ पर बनेगी या एपरेंट पोजीशन कहाँ पर बनेगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में ऐसा कहा गया है कि ये हमारा इंटरफेस है। ठीक है, और लेटेस्ट से यहाँ पर फिश है हमारा, ये फिश है। और बर्ड ऑब्जर्वर है। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है ना वो एयर मीडियम में है। ठीक, एयर में ऑब्जर्वर है, ये एयर है, ये वाटर है, ऑब्जर्वर एयर में। और एयर में ऑब्जर्वर होने का मतलब ही है कि वो फिश की एक्चुअल पोजीशन को देख ही नहीं पाएगा। एयर वाला जो ऑब्जर्वर है वो फिश को नहीं, फिश की एपरेंट पोजीशन को देखेगा। एपरेंट पोजीशन किधर आएगी, तो पहले रफ रे डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो एक सीधी लाइन ले लेते हैं, ये तो नॉर्मली जाएगी, और कोई भी दूसरी लाइन ले लेते हैं, मान लो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ठीक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि फिश से जो भी सीधी लाइट जाएगी, ठीक है वो एक्चुअली यूं इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फिश की जो एपरेंट पोजीशन है ना वो एक्चुअली कहाँ पर होगी, एफ डैश। ठीक है, बर्ड हमारा कुछ यहाँ पर है, बर्ड फिश की तरफ देख रहा होगा, तो बर्ड को, चलो बर्ड को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, बर्ड यहाँ पर है। ठीक है, बर्ड फिश की तरफ देख रही है। ठीक है, तो बर्ड फिश को नहीं देखेगी, वो फिश की एपरेंट पोजीशन को देखेगी। ठीक है, यहाँ से लाइट है ना बर्ड की आंखों में जाएगी। ठीक है, हालांकि ये लाइट एक्चुअली इस तरह से जा रही होगी, बहुत क्लोज होगी नॉर्मल के, लेकिन समझाने के लिए रे रेस को मैं थोड़ा दूर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि तुम्हें थोड़ा ठीक डायग्राम क्लियर दिखे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये एपरेंट डेप्थ है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, और हम बोलेंगे कि एपरेंट अपॉन एक्चुअल की वैल्यू होगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग एपरेंट अपॉन एक्चुअल का जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के इक्वल होगा। किसका ऊपर रखेंगे, किसका नीचे रखेंगे, एयर किधर रखेंगे, वाटर किधर रखेंगे। तो हम सोचेंगे कि एपरेंट कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो ऊपर 1 रखना पड़ेगा और नीचे 4/3। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल की वैल्यू है ये वैल्यू है 16। तो यहाँ पर एपरेंट की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी, बताओ। एपरेंट की वैल्यू पता चल जाएगी 16 इंटू 3/4, और ये वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। हमारा आंसर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्ड खुद से फिश को कितनी दूर देखेगी। तो बर्ड सरफेस से ना, बर्ड को दिखेगा कि ये जो फिश है ना वो सरफेस से 16 सेंटीमीटर पर नहीं है, वो सरफेस से 12 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, बर्ड को लगेगा कि फिश सरफेस से 12 सेंटीमीटर पर है, तो बर्ड टोटल डिस्टेंस खुद की, ठीक है, जो फिश से देखेगी वो कितनी है,
बट अपनी डिस्टेंस सरफेस से तो उसे पता ही है, बट को सरफेस दिखेगा ये कितना दिया था मैंने 21, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तुम्हें लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस एज सीन बाय बर्ड, ये वैल्यू आएगी 21 + 12 और ये आंसर होगा 33 सेंटीमीटर, ठीक है। बर्ड के लिए ये डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर, बर्ड को लगेगा फिश 33 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद फिश के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक, ये आया था तुम लोगों का? ओके 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 ओके, नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। होपफुली तुम लोगों ने सही आंसर निकाला होगा, इसको मैच कराओ। इस बार क्वेश्चन में हमारा जो ऑब्जर्वर है वो बर्ड नहीं है, फिश है, यानी अल्टीमेटली लाइट रेज बर्ड से निकल करके फिश तक आनी है, ठीक है। इस बार फिश बर्ड को देख रहा है, ठीक है, तो बर्ड लेटर से फिश बर्ड को देख रही है। बर्ड लेटर से कुछ यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है हमें क्वेश्चन में बता दी गई है, ये डिस्टेंस है, इसको लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड। ये क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंट, एक्चुअली बर्ड यहाँ पर, ठीक है, फिश इधर है और फिश यहाँ से, ठीक, यहाँ से फिश जो है ना वो बर्ड की तरफ देख रही है, ठीक है। और फिश अगर बर्ड को देखना चाहती है तो बर्ड से इस बार लाइट से निकल करके, ठीक है, फिश तक आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइट से बर्ड से निकल करके इंटरफेस पर पहुंचेगी तो लाइट रे बेंड करेगी, ठीक है, बेंड करके फिश तक ये लाइट रेज जाएंगी, ठीक है, फिर जाकर के फिश को बर्ड की एपरेंट पोजीशन दिखेगी, ठीक। तो एपरेंट पोजीशन कहाँ पर होगी, वो एक्चुअल से ज्यादा होगी या कम होगी, कैसे पता लगाएंगे? तो रे डायग्राम, ठीक है, एक रफ रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सीधी वाली लाइट है तो सीधी जाएगी, अब किसी एंगल पर लाइट ले लेते हैं। अब तुम लोग सोच करके बताओ कि इस बार लाइट से कैसे बेंड करेगी। यहाँ पे पता है ये एयर है और इधर वाटर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है। बताओ लाइट किधर जाएगी? अरे इस बार लाइट रेयर से डेंसर आ रही है, इसका मतलब लाइट किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने का मतलब है, इसको थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने का मतलब है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने का, ये जो लाइट है ना वो कुछ ऐसे बेंड करे, ठीक है। और ये जो इस बार दो रिफ्रैक्टेड लाइट ये वाली मिल गई, इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये तुम देख सकते हो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने का मतलब तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि बर्ड एक्चुअली यहाँ पर नहीं दिख रही, कहीं और। फिश को लगेगा कि बर्ड यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है, ठीक। और तुम देख सकते हो कि इस केस में, ठीक, और ये काम तुम लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो कि पानी के अंदर बाहर की चीजों को देखना, ठीक है, वो ऐसे कोई तुम्हारा भाई स्विमिंग पूल के अंदर से देखोगे, ठीक, इसकी जो हाइट है, ठीक है, पास आकर के देखोगे तो इसकी हाइट तुम्हें ज्यादा लगे, और अगर ये भाई तो और ये जो बाहर वाला आदमी है ना वो किसी आदमी को पानी के अंदर देखेगा, वो लगेगा कि वो श्रिंक कर गया है, ठीक है। और ये सब तुम जूनियर क्लासेस में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तुम लोगों को कहा जाता था करने को, ठीक है। फिर ये कॉमन ये ऐसे पानी है और इसमें रॉड रख दिया जाता, इस तरह से रॉड रख दी जाती थी, तो या फिर इसकी जो डेप्थ है ना वो डेप्थ के बारे में बोला जाता है, ये तुम्हें इसकी जो टोटल डेप्थ है ये एक्चुअल डेप्थ है, और इसकी जो एक्चुअल जो एपरेंट डेप्थ है ना वो हमें लगता था ये कम हो गई है, ठीक है। ओके, एनीवे एनीवे एनीवे, ये तुम देखना पानी के अंदर जो उसका बॉटम है ना वो बाहर के कंपैरिजन में लगे ये उठा हुआ है, ठीक है। तुम्हें ये वाली जो डेप्थ है ना
वो लगेगा कि कम हो, क्योंकि तुम्हें लाइट रे ऐसा फील होगा कि यहाँ से जो एक्चुअल लाइट रे जो थी ना, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि यहाँ से आ रही है। ठीक है ठीक है। हाँ तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करके पता लगाते हैं कि एपरेंट हाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लिखेंगे फिर से रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ये एपरेंट अपॉन एक्चुअल, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं इस बार एपरेंट ज्यादा है एक्चुअल कम है, तो एपरेंट अपॉन एक्चुअल 1 से ज्यादा होगा, और 1 से ज्यादा होने का मतलब मैंने डेप्थ लिख दिया है, वो हाइट के लिए भी सेम रिजल्ट ही है, चाहे हाइट लिखो डेप्थ लिखो वो सेम ही फॉर्मूला। ठीक है, ये वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के इक्वल। तो किसका ऊपर इस बार क्या रखना पड़ेगा, 1 से ज्यादा रखना है रेशियो, तो इस बार वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो इस बार एपरेंट हाइट की वैल्यू कितनी आएगी पता है, वो आएगी एक्चुअल विच इज 21 4/3, और ये वैल्यू आ रही है कितनी 3 7 और कितना 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो एपरेंट हाइट है ना, ये 28 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। फिश को लगेगा कि बर्ड 21 सेंटीमीटर पर नहीं है, कि वो 28 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये फिश को मैं यहाँ से इस बार कॉपी कर लेता हूँ। फिश, ठीक है, अलग टाइप की फिश है, फिश यहाँ पर है, ये फिश 16 पर थी ना, इसको यहाँ पर देता हूँ। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये टोटल हाइट कितनी होगी, वो फिश सरफेस से 16 है, और फिश ऐसा देखेगी कि सरफेस से बर्ड और ऊपर 28 सेंटीमीटर पर है, तो टोटल डिस्टेंस जो फिश को दिखेगी वो 16 प्लस 28 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 44। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक, अगर तुमसे पूछा जाता कि सरफेस से कितनी ऊपर बर्ड दिखाई दी, वो तो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन फिश से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, फिश से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बर्ड की, ठीक, फिश कितनी डिस्टेंस देखेगी, तो उसमें हमें बोलना पड़ेगा वो डिस्टेंस होगी 44 सेंटीमीटर। इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने एक बार ऑब्जर्वर बर्ड को रखा, एक बार ऑब्जर्वर फिश को रखा। अगर कोई तीसरा ऑब्जर्वर होता, कोई आदमी मान लो स्विम कर रहा है या बाहर खड़ा है, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी देखता, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। अगर ऑब्जर्वर एयर में रहता तो ऑब्जर्वर को सरफेस से 21 सेंटीमीटर पर बर्ड दिखाई देती, और अगर ऑब्जर्वर एयर में रहता तो 12 सेंटीमीटर पर फिश दिखाई देती। तो ये आंसर होता अगर ऑब्जर्वर एयर में है, कि जो बर्ड वाला आंसर है वही आंसर होता, और अगर ऑब्जर्वर हमारा पानी में है तो फिर वही आंसर आता जो कि फिश को ऑब्जर्वर मान करके हमने दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट की। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये होती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये दोनों स्टेशनरी नहीं है। अभी तो मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि ये दोनों, अभी मान लो ये बर्ड ऐसे हॉवर करिए, फिश भी यहाँ पे मान लो हॉवर कर रही है, वो कहीं मूव नहीं कर रही है, कि दोनों स्टेशनरी है, तो दोनों के बीच में तुमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, किसी इंस्टेंट की बात हम कर रहे थे। मान लो इनकी वेलोसिटी भी दे दी जाए, मान लो बोला जा रहा है कि जो बर्ड है ना, लेट अस से डिस्टेंसेस को हटाओ, इसमें बोला जा रहा है कि जो बर्ड है ऊपर की तरफ 18 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रही है। ठीक है, तो फिश के रेस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश की वेलोसिटी कितनी होगी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे इन दोनों की डिस्टेंसेस का रिलेशनशिप पता चल गया ना,
ठीक, कहाँ चला गया? इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस का रिलेशनशिप पता है हमें, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हें ना एपरेंट वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी का भी रिलेशनशिप मिल जाएगा। मान लो बर्ड अगर मान लो बर्ड अगर ऊपर की तरफ 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर दिया, ठीक है, तो हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो वही रिलेशनशिप आएगा वेलोसिटीज के बीच में भी, जो कि डिस्टेंसेस का रिलेशनशिप है। हमें रिलेशनशिप पता चलेगा एपरेंट वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो की इक्वल है। ठीक है, तो 4/3 24 सेंटीमीटर 24 मीटर पर सेकेंड से बर्ड फ्लाई करती हुई दिखेगी फिश को। ठीक है, उसी तरह से अगर बर्ड के रेस्पेक्ट में फिश की वेलोसिटी निकालनी है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, वैसा कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, या कोई क्वेश्चन ले ले, बताओ। चलो इसमें ऐड ही कर देता हूँ, पता नहीं तुम लोग बाद में अगर भूल गए तो इसी क्वेश्चन को, मुझे तो ज्यादा कुछ करना है नहीं, डिस्टेंसेस भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि वेलोसिटी का अगर कोई क्वेश्चन है। ओके 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 ओके, इसको हटाओ। मुझे एक और क्वेश्चन लेना था इसके बाद भी, लेकिन चलो ठीक है, कल मॉर्निंग क्लास नहीं रखेंगे, शाम में फिर क्लास रखेंगे। ठीक, ये जो बर्ड है ना, लेट अस से दिस बर्ड मूव्स एट 18 मीटर पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे बर्ड की वेलोसिटी दी गई, ऊपर की तरफ फ्लाई कर दी है, और ये जो फिश है, लेट अस से फिश मूव्स देयर, ये किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। फिश मूव्स 3 4 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड with respect to fish, or find the velocity of fish with respect to bird। ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों वैल्यूज तुम लोग कैलकुलेट करो जल्दी, 2 मिनट का टाइम है। सॉल्व किया? ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, पहले पार्ट को सॉल्व करता हूँ।
ठीक है, हम सोचते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है, हमें बर्ड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फिश के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग बर्ड की वेलोसिटी माइनस फिश की वेलोसिटी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम सोचेंगे फिश के रेस्पेक्ट का मतलब है कि फिश ऑब्जर्वर है। तो फिश के रेस्पेक्ट में मतलब कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो वाटर में है। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे ऑब्जर्वर के लिए ठीक है बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी और फिश की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो फिश की वेलोसिटी कैलकुलेट, सॉरी बर्ड की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बर्ड की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सोचेंगे हमारे पास रिलेशनशिप है कि एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड अपॉन एक्चुअल पोजीशन ऑफ बर्ड, ये वैल्यू है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। और ये हम लोग रे डायग्राम बना करके देख चुके हैं, ये वैल्यू आई है 4/3 के इक्वल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस टाइम के साथ थोड़ी चेंज होंगी। तो इन इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना, एक्चुअल और एपरेंट को डिफरेंशिएट करें, तब हमें एपरेंट और एक्चुअल वेलोसिटीज का रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे एपरेंट वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 4/3 हुआ। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, एक्सप्लेन करो। ये वेलोसिटी कौन सी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट पोजीशन है, और ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी है। तो अगर इसको थोड़ा और क्लोजली तुम देखते हो, तो ये जो बर्ड है ना, फिश को बर्ड यहाँ पर नहीं दिख रही है, फिश को बर्ड इसके ऊपर कहीं दिख रही है, यहाँ पर इसकी एपरेंट पोजीशन। फिश को बर्ड कुछ यहाँ पर दिख रही है, इसके ऊपर कहीं पर दिख रही है, यहाँ पर ये एपरेंट फिश है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये फिश है और ये फिश की एपरेंट, मतलब फिश की इमेज कह लो या फिश की एप, ये फिश है यहाँ पर और ये एफ डैश। तो ये जो एपरेंट और एक्चुअल है ना, ये एक्चुअली सरफेस से फिश की, मैं फिश क्यों लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये बर्ड है बी डैश और ये बी है। तो ये एच एपरेंट और एच एक्चुअल एक्चुअली ये एक्चुअल बर्ड से जो सरफेस से एक्चुअल बर्ड की जो हाइट है वो एक्चुअल हाइट कहलाती है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि सरफेस के रेस्पेक्ट में बर्ड किस वेलोसिटी से फ्लाई करे, जो कि 18 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, और अगर हम एच एपरेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एच एपरेंट को डिफरेंशिएट करने का मतलब होगा कि सरफेस से इस बर्ड की इमेज कितनी वेलोसिटी से फ्लाई कर रही है। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी सरफेस से बर्ड और बी डैश की वेलोसिटीज है। ठीक है, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में हमें बर्ड की एपरेंट वेलोसिटी पता चल जाएगी, सरफेस के रेस्पेक्ट में फिश की वेलोसिटी पता है, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें ठीक है रिलेटिव वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो एपरेंट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ये वैल्यू आएगी एक्चुअल वेलोसिटी विच इज 18 4/3, 18 4/3, और ये वैल्यू आ रही है 24 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड जो है ना, ऐसा फील होगा कि जो बर्ड है वो 24 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रही है इंस्टेड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। फिश अगर रुकी रहती तो फिश को लगता है कि ये बर्ड 18 से नहीं 24 से जा रही है। ठीक है, लेकिन फिश भी मूविंग है। ठीक है, तो फिश के रेस्पेक्ट में अब वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ।
बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लेंगे बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो फिश होगी, ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ हो ही नहीं सकता है, ये एक्चुअली है वेलोसिटी ऑफ बी डैश विद रिस्पेक्ट टू एफ। और ये कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ मतलब एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिश, और ये वैल्यू आएगी बी डैश इज 24 और ये 8 से ऊपर जाए -8, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए, और -8 का मतलब 16, ठीक है। तो बर्ड के रेस्पेक्ट में, सॉरी फिश के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बर्ड की वेलोसिटी होगी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिश को ऐसा लगेगा कि बर्ड के 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फ्लाई कर रही है। अब इसी तरह से तुम कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। ये मैं तुम्हें कैलकुलेट करके सीधा आंसर बता देता हूँ, इसको तुम खुद से सॉल्व करना, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा तो इसको मैच कर सकते हो। इसकी वेलोसिटी हुई 3/4 6 मीटर पर सेकेंड, 6 18 12, ठीक है, ऐसा लगे 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो यही पॉइंट मैं कह रहा था पहले क्वेश्चन देने से कि ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है। तुम देख सकते हो बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिश 16 है और फिश की वेलोसिटी 12 है। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम चाहो तो अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हो तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का मतलब है कि क्या, बर्ड के रिस्पेक्ट में जो फिश है वो ऐसे जा रही हुई है, ठीक है। एनीवे हाँ, मुझे बताओ कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से हमें ऑलरेडी पता है कि बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिश ये बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए फिश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, लेकिन ये तो ये 12 और ये 16 ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में बस अगर 10 से जा रही है तो बस के रिस्पेक्ट में तुम 10 से पीछे जाओगे, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कौन एक्सप्लेन करेगा? तो इसी पेज में तुम्हें आंसर भी दिखना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब हम फिश के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी निकालते हैं तो वो बर्ड की वेलोसिटी नहीं होती है, वो बी डैश की वेलोसिटी होती है, बर्ड की एपरेंट पोजीशन की वेलोसिटी। और जब हम बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश की वेलोसिटी निकालते हैं तो फिश की नहीं होती है, वो फिश की एपरेंट पोजीशन की फिश की एपरेंट पोजीशन की वेलोसिटी होती है बर्ड के रिस्पेक्ट में, वो एफ डैश, ये एफ डैश यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट। तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज है कि बर्ड फिश को नहीं देख रहा है, फिश की एपरेंट पोजीशन को देख रहा है, और फिश भी बर्ड को नहीं देख रही है, बर्ड की एपरेंट पोजीशन को देख रही है। इसलिए क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज है तो अलग अलग वेलोसिटी होंगी, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं भी असाइनमेंट की तरह दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है वैसे, और कई बार आया हुआ है, शायद रिसेंटली भी आया हुआ है तो बहुत सिंपल, लेकिन सिंपल है इसीलिए क्वेश्चन पॉपुलर भी है, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि एक कंटेनर है, इसके अंदर पहले डेंसर लिक्विड है, ठीक है, उसके बाद थोड़ी रेयर लिक्विड है, ठीक, उसके बाद और रेयर लिक्विड है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 अलग अलग टाइप्स की लिक्विड्स है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि ठीक है, इस कंटेनर में टोटल हाइट जो है, ठीक है, वो बता दी गई है। टोटल हाइट है h1 प्लस h2 प्लस h3। अब पूछा गया है, ये बताओ, ठीक है, अब पूछा गया है कि ये बताओ कि एपरेंट हाइट कितनी है।
एपरेंट हाइट ऑब्वियसली कम होगी, ये तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ये टोटल हाइट ऐसे बता दिया गया, ये h1 है, यहाँ से यहाँ तक h1 है, दूसरी जो लिक्विड है h2 है, तीसरी लिक्विड जो है h3 है। ठीक है, ये μ1 है, μ2 है, μ3 है। कि बाहर ले जैसे μ4, कि μ4 की वैल्यू कई बार हो सकता है 1 हो या ना भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केस में ये 1 है एक्चुअली। फाइंड, ठीक है, फाइंड एपरेंट, ठीक है, एपरेंट थिकनेस ऑफ these liquid layers। सॉल्व करो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोगों को करना है खुद से। सर रेयर डेंसर कौन कौन है? क्या कितना? रेयर डेंसर ये नहीं गिवन है कि बाहर वाले के लिए पता है, लेकिन इसके बाद ये तीनों जो है ना, कौन सी रेयर है कौन सी डेंसर है हमें नहीं पता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम किसी को भी रेयर डेंसर मान करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा सही। तो इसमें क्यों कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को? देखो मैं बताता हूँ। मान लो, ठीक है, कि ये वाली जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज d, ये इसको कुछ मान लेते हैं, ये मान लो x है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी थिकनेस कितनी दिखेगी हमें बाहर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो। बाहर मान लो, आसानी के लिए इसको 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, तुम सोचोगे हमें पता नहीं है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है या ज्यादा है। ठीक है, बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं। इन दोनों को चलो μ1 ऐसे लिख देता हूँ, ये μ1 है और ये μ2 है। बोला गया कि इसकी एपरेंट थिकनेस कितनी होगी बताओ। तो उसके लिए ये अगर पता नहीं भी है कि μ1 ज्यादा है या μ2 ज्यादा है, तब भी तुम्हारा सही आंसर आएगा। क्यों आएगा बताऊं? बताता हूँ। मान लो μ2, पहला केस लेते हैं, मान लो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। उस केस में लाइट रे कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। उस केस में एपरेंट हाइट क्या होगी? कम होगी। तुम लिखोगे एपरेंट डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ। क्या लिखोगे? ये रेशियो 1 से कम है, तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर μ1 अपॉन μ2। तो तुम्हें पता चलेगा कि एपरेंट डेप्थ की वैल्यू है μ1 अपॉन μ2 टाइम्स x। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम बोलोगे ये तो हम इस केस में मान करके कर रहे हैं ना, जिसमें μ2 ज्यादा है μ1 का, हमें क्या पता μ2 ज्यादा है भी या नहीं। कि ओवरऑल की वैल्यू 1 से कम आ रही है, लेकिन तब आ रही है जब μ2 ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है कि μ1 ज्यादा, हो सकता है कि μ1 ज्यादा हो, μ2 कम हो। ठीक, अगर μ1 ज्यादा है तो इसी को तुम सॉल्व करोगे ना, कि सेम कंडीशन में, ठीक, इसी को सॉल्व करोगे। ठीक है, सेम कंडीशन में इसी को सॉल्व करोगे। ठीक है, इस बार मान लो इस बार μ1 ज्यादा नहीं है, μ2 ज्यादा है, ये कंडीशन है। ठीक है, इस बार इस बार μ1, एक मिनट, पहले में क्या था, μ2 ज्यादा है और इस बार μ1 ज्यादा है। तो μ1 ज्यादा है का मतलब है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, μ1 ज्यादा है। रे डायग्राम बनाते हैं, तो रे डायग्राम बना करके बोलेंगे कि हम μ2 से μ1 जा रहे हैं, यानी कि डेंसर में जा रहे हैं। और डेंसर में जाने का मतलब है, रेयर से डेंसर जाने का टुवर्ड्स नॉर्मल, और टुवर्ड्स नॉर्मल जाने का मतलब है कि एपरेंट डेप्थ जो होगी ना, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और एपरेंट अपॉन एक्चुअल की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, और 1 से ज्यादा होने का मतलब जो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ऊपर, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो तुम एपरेंट
एपरेंट डेप्थ निकालोगे वो μ1/μ2 टाइम्स x ही आएगी, चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो या ऐसे कैलकुलेट कर लो। ठीक, वो साइंस अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेंगे। ये तुमने वैल्यू तब निकाली थी जब जब μ2 ज्यादा था। ठीक है, μ1 ज्यादा होगा तो उसी के हिसाब से फॉर्मूला एक बार पलटेगा, रेशियो एक बार पलटेगी तो सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करो। आया किसी का आंसर कुछ? ठीक है, आधे घंटे की क्लास मैंने सोचा था रखूंगा, लेकिन ये लंबी क्लास हो गई। तो कल मॉर्निंग में तुम्हारी छुट्टी है, इवनिंग में फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर में और मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें वो भी तो बताना रह गया, चलो वो नेक्स्ट क्लास में वही कर लेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का स्पेशल केस। ठीक है, तो इसका आंसर तुम लोग बता नहीं दो, मैं ही जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, ये सबसे बॉटम लेयर है। ठीक, उसके बाद मान लो ये नेक्स्ट लेयर है, ये थर्ड लेयर है, और ये वापस ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा मान लो यहाँ पर कहीं रखा है, ऑब्जेक्ट है। वैसे तो हमें इसकी एपरेंट थिकनेस बतानी, थिकनेस का मतलब है कि बॉटम कितनी डेप्थ पर दिखेगा। बॉटम मतलब बॉटम का कोई भी पॉइंट लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं ना, बॉटम का हर एक पॉइंट उसी अमाउंट से शिफ्ट करेगा तो ओवरऑल बॉटम लगेगा, ऊपर शिफ्ट करेगी। बॉटम की एपरेंट डेप्थ निकालनी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। ये मान लो h1 है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, h1 h2 h3 और इन सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, तो पहले केस में सॉल्व करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ सेकेंड मीडियम में रहता तो ये पॉइंट, इसकी एपरेंट पोजीशन कहाँ पर दिखती। तो ये लाइट रे यूं जाएगी और लेटेस्ट से डेंसर से रेयर जा रही। ठीक है, हम मान रहे हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ठीक है, हम मान रहे हैं कि μ1 ज्यादा है μ2 कम है, उस केस के लिए सॉल्व करें। ठीक है, इसको इतना भी इसको थोड़ा, ठीक है ऐसे। तो ये एपरेंट पोजीशन, ये वाली जो लेंथ होगी ना, इसको हटा देता हूँ, ये वाली जो लेंथ होगी ये एपरेंट डेप्थ होगी। ठीक है, ये जो हाइट होगी इसको मैं लिख देता हूँ h1 डैश। ठीक है, ठीक, अगर सेकेंड मीडियम में रह करके हम ऑब्जेक्ट को देखते तो ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ h1 डैश दिखती। ठीक है, h1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का रिजल्ट अप्लाई करेंगे, एपरेंट अपॉन एक्चुअल। ये वैल्यू है 1 से कम है, तो 1 से कम का मतलब है μ1 ज्यादा है μ2 कम है, तो μ2 ऊपर रखेंगे। ठीक है, μ2 ऊपर रखेंगे, h1 डैश की वैल्यू पता चल गई, μ2 अपॉन μ1 टाइम्स h1। ठीक है, अब उसके बाद ये लाइट यहाँ पर नहीं रुकेगी, कि ये लाइट ऊपर जाएगी। ठीक है, और इस बार दोबारा फिर से लाइट बेंड करेगी, ये फिर से लाइट बेंड करेगी, और इस बार ना तुम देख सकते हो कि सेकेंड सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। ठीक है, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल डेप्थ जो है वो ये है।
तो इस सरफेस को ऐसा लगेगा कि लाइट मतलब एक्चुअल जो डेप्थ है ना वो ये है, और एक्चुअली लाइट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट बेंड कर गई है और जो एपरेंट पोजीशन है वो यहाँ पहुंच गई। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस बार फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, मैं उतना क्योंकि मैं हिंट जैसे ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस हो गया, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट सरफेस, ठीक है, और फिर लिखता हूँ सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए। सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं मान लेता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान लेता हूँ S2 डैश। क्या लिखेंगे? एपरेंट अपॉन एक्चुअल, एपरेंट इज S2 डैश, कहाँ से? इस बार सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन, सेकेंड सरफेस से एपरेंट और एक्चुअल का रेशियो लेंगे। तो सेकेंड सरफेस से एपरेंट इज S2 डैश एंड एक्चुअल इज ये वाली टोटल डिस्टेंस, ये कितनी होगी? H2 प्लस H1 डैश, है ना, H2 प्लस H1 डैश, और ये H1 डैश हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, कोई बात नहीं, ये वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के इक्वल। और इस बार फिर से सेकेंड सरफेस में रिफ्रैक्शन के लिए हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हम डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रहे हैं, और डेंसर से रेयर ट्रैवल करने का मतलब है हम इसको डेंसर मान रहे हैं, रेयर मान रहे हैं, तो μ3 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और μ2 ठीक है ज्यादा है, ठीक है। तो हम रेशियो क्या लिखेंगे जरा बताना? एपरेंट कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो हमें कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, ठीक है। तो H2 डैश की वैल्यू भी तुम्हें पता चल जाएगी, ये वैल्यू होगी H2 प्लस H1 डैश को लिख देते हैं μ2 अपॉन μ1 अपॉन H1, ठीक है, टाइम्स μ3 अपॉन μ2, ठीक है, और ये μ3 अपॉन μ2, ये H2 डैश की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। इसको तुम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, ये वैल्यू आ रही है μ3 अपॉन μ2 H2 प्लस μ3 अपॉन μ1, μ3 अपॉन μ1 H1, ठीक है। अब इसके बाद एक और रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और ये अगला रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, ये ठीक है, ये पॉइंट, ये थर्ड रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पर, सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर, थर्ड रिफ्रैक्शन यहाँ पर, तो ये लाइट है ना ये और ज्यादा बेंड कर जाएगी, और ये लाइट ये बाहर जाएगी, और बाहर से जो ऑब्जर्वर होगा कि वो यहाँ पर ठीक इस जगह पर इमेज को देखेगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है H3 डैश, और यही हमें डिस्टेंस पूछी गई है। ये रे डायग्राम बहुत एक्यूरेट नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये वाली लेयर थोड़ी उठी हुई, ये मिल करके यहाँ पर पहुंच गई, और यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है ना वो यहाँ पर पहुंच गई, जैसे लाइट बाहर निकल रही है, ठीक है। ये H3 डैश है, H3 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बाकी ये तुम लोग खुद से भी ना अभी क्लास के जस्ट बाद खुद से इसको सॉल्व करना। ये H3 डैश अपॉन टोटल एपरेंट डेप्थ की वैल्यू होगी। ये जो फाइनल रिफ्रैक्शन है ये वाला, इस रिफ्रैक्शन के लिए एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी? वो ये वाली डेप्थ होगी, और ये वाली डेप्थ कितनी है? ये H2 डैश प्लस H3 है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो और कुछ नहीं H2 डैश प्लस प्लस H3 है, ठीक है। और ये तो एक्चुअल डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, और एपरेंट डेप्थ H3 डैश होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे एपरेंट अपॉन एक्चुअल, एपरेंट इज H3 डैश, और यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करने को कहा गया था, और यहाँ पर एक्चुअल है H3 प्लस H2 डैश, और ये वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो को इक्वल, और बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 हम अज्यूम अगर कर लेते हैं तो ये वैल्यू होगी μ4 अपॉन μ3, और H3 डैश की वैल्यू है कि H3
प्लस, ठीक है, ये खुद से तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये फिगर बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा स्टफ आ गया है। H2 प्लस μ3 अपॉन μ1 H1 और ये वैल्यू है μ4 अपॉन μ3 टाइम्स, बस ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये लाइट H3 खींच पड़ा। डैश, लाइट खींच जो सुन। कौन सा? जो मैंने सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए किया है ना, वही एक्सटेंड कर दिया थर्ड सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये जो μ4 है इसको मैं यहाँ पे अगर μ4, ठीक है, μ4 को अगर मैं बाहर रहने देता हूँ तो ये वैल्यू आ रही है H1 अपॉन μ1 प्लस H2 अपॉन μ2 प्लस H3 अपॉन μ3, ठीक है। और ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। तुम देख सकते हो ये रिजल्ट बहुत सिंपल है। हर मीट मतलब हर लेयर की जो हाइट है अपॉन उस लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये लेते जाओगे। यहाँ पे 3 लेयर्स के लिए मैंने सॉल्व किया है, अगर ये 4-5 n लेयर्स हो तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। और ये μ4 रिप्रेजेंट करता है फाइनल मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से हम इन लेयर्स को देख रहे हैं। तो ये एयर था, जिस जिस एग्जाम्पल में एयर होगा ये फाइनल मीडियम, तो जो एपरेंट डेप्थ होगी वो H1 अपॉन μ1 H2 अपॉन μ2 H3 अपॉन μ2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो रिजल्ट सिंपल आ रहा है, ये तुम्हें याद रहेगा। इसको ठीक है सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस दे के सजेस्ट करूंगा कि इसको तुम अपने से सॉल्व करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस होती है एपरेंट और एक्चुअल डेप्थ्स देख करके, हाइट्स देख करके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का रेशियो लेने की। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी।